लाख भारतीय मूल के लोग दोनों देशों के रिश्तों का मजबूत पुल हैं। ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल के 15 सांसद हैं। ब्रिटेन में 65,000 से अधिक कंपनियां प्रवासी भारतीयों की हैं, जो यूके की अर्थव्यवस्था में 48.2 बिलियन डॉलर का योगदान करती हैं। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम अखिलेश के पास चलेंगे। अखिलेश, क्या कुछ खबर है, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे लंदन? देखिए, प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में ही लंदन पहुंचने वाले हैं। वहां के हिसाब से करीब 7:45 बजे उनको पहुंचना है। तो अगर 4.5 घंटे का डिफरेंस है तो 12:05 या 12:15 के आसपास उनको वहां पहुंचना चाहिए इंडियन टाइम के हिसाब से। तो इस हिसाब से देखें तो आज कोई खास कार्यक्रम नहीं है। पहुंचने के बाद सारा कार्यक्रम कल शुरू होगा। लेकिन देखिए, जो जिस तरीके का समय है ये आज भारत और ब्रिटेन के बीच में, कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत और किसी और देश के बीच में जो पहला एफटीए साइन होगा वो भारत और ब्रिटेन के बीच में साइन होगा। यूरोपीय यूनियन से बात चल रही थी लगातार, अभी भी बात चल रही है, लेकिन भारत और ब्रिटेन इसमें काफी आगे निकल गए। तो कह सकते हैं कि लंदन पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक काफी बहुत अहमियत रखने वाली यात्रा है। जी ठीक है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। क्या इसको सिर्फ और सिर्फ एफटीए के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए या उसके अलावा भी इस यात्रा की महत्ता काफ़ी है? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं समझता हूँ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम अगर अवधि में देखें तो इतनी ज़्यादा लंबी समय नहीं गुजारेंगे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जाकर। जैसे अभी अखिलेश ने बताया, जो आज तो पहुंचेंगे वहां पर और कल ही एक जिसे कहा जाए बिजनेस डे है या वर्किंग डे है, उसमें वो काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वो तो ये एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। परंतु उसके अलावा जैसे आपने भी बताया और अरेन जी ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि दोनों देश बात करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और इनका तो जिसे कहा जाए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 2021 में जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे वहाँ पर और प्रधानमंत्री मोदी की जब बात हुई तो तब अपने संबंधों को हमने उच्च स्तर पर लेकर आए थे। और अगर शुरुआत की जाए, क्योंकि सबसे मैं जिसे कहूँगा अभी क्राउन ज्वेल अपने संबंधों में अभी जो इतनी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है फिलहाल। तो उससे अगर हम देखा जाए तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये ट्रेड डील जो बनाया है। 3 साल 2022 में इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हुई थी और 3 साल में हमने बहुत ही अच्छा, ये जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसमें बातचीत की है और उनके जो काउंटर पार्ट्स रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, बहुत ही अच्छा इसका नतीजा निकला है। यहाँ तक कि अब 99% हमारे जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं और जो सामान है, सामग्री है, चाहे वो हैंडमेड क्राफ्टेड गुड्स हों और टेक्सटाइल्स हों या इस प्रकार के जो कि लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उधर पहुंचने में 99% उनको ड्यूटी फ्री वहां पर एक्सेस मिलेगा। तो मैं समझता हूं जो हम बात करते हैं आजकल करीब 55-60 बिलियन डॉलर हमारा द्विपक्षीय ट्रेड है, गुड्स और सर्विसेज दोनों में। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें चंद्रशेखर जी, जो हमारी सर्विसेज की जो उनके साथ सहयोग है वो गुड्स की ट्रेड से ज्यादा है। गुड्स को अगर कहा जाए, देखा जाए तो करीब 42% है और सर्विसेज करीब 58% है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वाली ट्रेड एग्रीमेंट में गुड्स भी है, सर्विसेज भी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है, डिफेंस की चीज़ें भी इसमें आती हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी है और सभी ऐसी वस्तुएं आती हैं। तो
मैं समझता हूं जो हमारे जो निर्यात होता है उसको बहुत बल मिलेगा इससे। और अगर हम बात करें जो आयात की, तो उसमें भी 90% जो यूके यूनाइटेड किंगडम हमें एक्सपोर्ट करता है उसमें उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस है। तो मैं समझता हूं हमारी जो बिजनेस है उनको compete करने का मौका मिलेगा, उनको अपने आप को और अच्छा competitive बनाने का एक बड़ा सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे कि और विश्व के जो और मार्केट्स हैं और बाजार हैं उसमें भी वो हम अपना निर्यात वहां पर बढ़ा सकें जी। और अपने संबंधों को और बेहतर कर सकें। ठीक है, प्रोफेसर जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री का जो विमान है वो ब्रिटेन पहुंच गया है और अब से कुछ ही देर में हम वहां के दृश्य भी दर्शकों को दिखाएंगे। प्रोफेसर जोशी, अगर प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा की हम बात करें तो पहली प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इन महत्वपूर्ण क्षणों का साक्षी मुझे बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये यात्रा हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ब्रिटेन की ओर देखें तो 2021 से अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक अलग दिशा में ले जाते हुए हमने ब्रिटेन के साथ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित की है। इसका अर्थ ये है कि न सिर्फ ट्रेड रिलेशंस में, बल्कि यदि हम देखें तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो हमारे कोलैबोरेशंस हैं उस दिशा में, हम यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो इस दिशा में, फिर हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत बनाने की यदि दिशा में देखें तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें बीइंग अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर ब्रिटेन के साथ ये तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इन पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे और हम सभी बड़ी बेसब्री से हालांकि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं जिस पर विगत 3 वर्षों से दोनों ही देशों के बीच में नेगोशिएशंस चल रहे थे और अब इसे अमली जामा पहनाने की बारी है। इसमें 26 चैप्टर्स हैं जो कि अलग अलग आईपीआर या प्रोडक्ट्स के रूल ऑफ ओरिजिन या गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से टैक्स फ्री या मिनिमल टैक्स के साथ, ड्यूटीज के साथ एक दूसरे को भेजा जाए, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट को लेकर, डिजिटल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लेकर, टेलीकॉम को लेकर, फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, लेबर को लेकर के इसमें तमाम अलग अलग अध्याय हैं। पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि 6 मई 2025 को दोनों ही देशों के लीडर्स के बीच में बात हुई थी पहलगाम अटैक के बाद, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब हम देखते हैं तो ब्रिटेन एक साझेदार के रूप में हमें अपने साथ दिखाई पड़ता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक विषय है जिसको लेकर के चर्चा अवश्य होगी ऐसा मुझे लगता है। और फिर विज्ञान और तकनीक की दृष्टि में चाहे आप कन्वेंशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की ओर देखें, स्पेस कोलैबोरेशन की ओर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण दौरा है हमारे प्रधानमंत्री का जिसमें कि आर्थिक संबंधों से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को से संबंधित संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से डिफेंस कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाते हुए पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को, क्योंकि दोनों देशों के बीच में लंबे वर्षों के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से अभी भारत की यहाँ पर 971 कंपनीज एक्टिव हैं। बड़ी मात्रा में जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ पर हमारी कंपनियां रोजगार प्रदान कर रही हैं। तो किस तरह से नए एवेन्यूज की ओर अब ये दोनों देश बढ़ेंगे, ये देखते हुए ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही अंशु जी ये यात्रा को लेकर के, क्योंकि अखिलेश आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 9वां देश है जहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और भारत ने कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आउटरीच शुरू किया है दूसरे देशों को बताने का, समझाने का कि किस तरह से जो सीमा पार आतंकवाद है वो दुनिया के लिए नासूर बना हुआ है। अखिलेश, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जिन 8 देशों में इससे पहले गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्या इस संबंध में कोई वहाँ पर बातचीत या प्रधानमंत्री वहाँ पर इस को उठाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ब्रिटेन के साथ इस बातचीत को करना कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटेन की एक लेगेसी है भारत और पाकिस्तान के मामले में, और भारत और पाकिस्तान के मामले में ब्रिटेन का जो रुख रहा है, कई बार जो रुख रहा है वो बहुत संतुलित कई बार नहीं देखने को मिला है।
तो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको इस बात के लिए समझाने की कोशिश करेंगे, जो कीर स्टारमर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए जो आतंकवाद का मसला है वो सिर्फ भारत को प्रभावित नहीं कर रहा है। ब्रिटेन में भी कई बार आतंकवादी हमले हुए और ब्रिटेन की भी जो अंदरूनी स्थिति है, आप देखेंगे कि वहां कई बार वो दंगे भी ऐसे हुए हैं जिसमें कि पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो ब्रिटेन को इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरह की जो व्यवस्था पाकिस्तान में बनी है, जहाँ की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और उस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जो धागे हैं, जो तार है, वो दुनिया के तकरीबन सभी विकसित देशों में खास करके उनका ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चलता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच जो मुलाकात है उसमें टेररिज्म एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, क्योंकि देखिए जो जम्मू कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर के मसले पे भारत ने कई बार ये स्थिति साफ की है कि आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में समस्या है। दुनिया के कई देश इस बात को या कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को नहीं समझती है, और इसके लिए बार बार उन्हें याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि जम्मू कश्मीर में जो जनता है, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार चुनी जाती है, जबकि पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है। ये लगातार बात समझाने की जरूरत होती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की जो खासियत थी कि किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करते हुए कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी अड्डे को नष्ट किया है। और वो आतंकवादी अड्डे ऐसे थे जिसे लश्कर ए तोयबा कहीं कहे, जैसे मोहम्मद कहीं कहे, वो दुनिया में कई जगह फैल जाते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और कीर स्टारमर के बीच जो बात होने वाली है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातचीत होगी, और इस मामले में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भारत जो सीमा पार आतंकवाद का दंश सालों से झेल रहा है, दशकों से झेल रहा है, उसके बारे में उन्हें वो सेंसिटाइज करेंगे। क्योंकि देखिए लेबर पार्टी की सरकार का ये दो आई है, लेबर पार्टी की सरकार को भी एक कह सकते हैं कि एक्सपोजर की जरूरत है भारत पाकिस्तान के मसले पे, उस तरह का एक्सपोजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देंगे। जी निश्चित तौर। ठीक है अशोक जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ये 9वां देश है जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आउटरीच के लिहाज से कितना ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे पहले भी जिन देशों में प्रधानमंत्री गए थे, आपकी हमारी बातचीत हो रही थी और वहां पर भी ये जो सीमा पार आतंकवाद का मामला है ये काफ़ी उठाया था वहां पर प्रधानमंत्री ने। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं जो अगर हम ये 9 देशों को देखें और परखें तो हर एक का अपना अलग अलग स्तर बना है, और मेरे विचार में जो यूनाइटेड किंगडम में जो उनकी यात्रा होगी और उसके बाद जो मालदीव्स की यात्रा होगी 2 दिन के लिए, ये दोनों जो यात्राएं हैं ये अपने में बहुत ही अहम हैं, और हम सभी इसके बारे में बात करते रहे हैं क्योंकि इतने सारी हैं। हमने व्यापार के बारे में बात की, निवेश के बारे में बात की, तकनीक के बारे में बात की, और उसमें हम अगर देखें 2 और चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा जो अभी तक उसके बारे में हम उसका जिक्र नहीं हो पाया है। एक है शिक्षा की बात, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम देखते हैं हमारे यहाँ से जो कितने छात्र बाहर जाते हैं, वहां से अब पहली बार एक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, और दूसरा हेल्थ केयर, इसके बारे में हम और बातचीत करेंगे। परंतु आपने जो कहा है ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आतंकवाद का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और जिससे भारत पीड़ित है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इसके लिए डेफिनेटली उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। हम जानते हैं जो चाहे अब वो उस प्रकार के आतंकवाद से नहीं हो, परंतु वहां पर ऐसे जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, ऐसे वहां पर देखा जाए खालिस्तानी एलिमेंट्स भी हैं, तो वो भी वहां पर भारत के विरुद्ध इतनी प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हमारी हाई कमीशन के बाहर आकर इतना दंगा फसाद करते हैं और इतना हुड़दंग मचाते हैं। तो मेरे विचार से ये सब बातें जो हैं, जो इंडियन डायस्पोरा मतलब वहां पर जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं जो ऐसे वहां पर काम करते हैं, तो उनको जरूर सेंसिटाइज किया जाएगा, क्योंकि ये बताया जाएगा जो भी पूरे विश्व में कहीं आतंकी घटनाएं होती हैं तो उन सभी का तार कहीं ना कहीं से जाकर पाकिस्तान के साथ मिलता है। तो इसीलिए जो दुनिया का दबाव है, जो ये जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म है, दुनिया का दबाव
ये पाकिस्तान के ऊपर बने रहना चाहिए। और जो भारत ये काम करता है तो ये केवल अपने द्विपक्षीय उसमें नहीं करता है, अपने फायदे के लिए, जो हमारे यहाँ शांति हो और हम आगे समृद्धि की ओर बढ़ पाएं, परंतु पूरे विश्व के लिए ये जरूरत है, पूरे विश्व को साथ में आना चाहिए, साथ में मिलकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। और ये मेरे विचार से बहुत ठीक है। अहम अशोक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल हमको खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके दृश्य हमारे पास पहुंच गए हैं। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री लंदन पहुंच गए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता एक इस यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन उसके अलावा, जैसे हम अभी अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसमें सीमा पार आतंकवाद का मसला भी है और दूसरे अन्य विषय भी हैं, जिनको लेकर के ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है प्रधानमंत्री की। इस वक्त प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच गए हैं। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस वक्त ब्रिटेन पहुंच गए हैं। हाँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है प्रधानमंत्री की। मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण पहलू है इस यात्रा का। चाहे हम ब्रिटेन के मीडिया की बात करें या भारत के मीडिया की बात करें, दोनों ही मीडिया में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के काफ़ी खबरें छप रही हैं। दोनों देशों के बीच में ये काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता वहाँ पर होने वाला है। और साथ ही साथ ब्रिटेन जब से ब्रेग्जिट से बाहर आया है, उसके बाद जो ये मुक्त व्यापार समझौता है, ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा समझौता है और भारत के लिए भी ब्रिटेन के साथ एक महत्वपूर्ण ये समझौता है। पिछले काफ़ी सालों से इस समझौते को लेकर के बातचीत चल रही थी, करीब 3 साल से बातचीत चल रही थी और उसके बाद अब ये समझौता अपने मूर्त रूप में आ गया है और इस समझौते पर वहाँ पर दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर होने वाले हैं और इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। लेकिन अगर इस यात्रा के अन्य पहलुओं की हम बात करें, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की ये 9वें देश की यात्रा है और तकरीबन हर देश में जहां पर प्रधानमंत्री गए, वहां पर प्रधानमंत्री ने भारत का पक्ष रखा और पूरी दुनिया को बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है, आतंकवाद मानवता के लिए कितना खतरनाक हो चुका है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर बताया गया। इस लिहाज से भी इस यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंधों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी वहाँ पर महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री का ब्रिटेन का। और इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुँच चुके हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है ब्रिटेन का। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने, जब प्रधानमंत्री भारत से आज गए थे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में भी ये कहा था कि दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से उनकी बातचीत होगी और दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। समृद्धि, विकास और दोनों देशों में नौकरियों के सृजन में भी ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री की। मुक्त व्यापार समझौता एक पहलू है इसका जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होने जा रहा है। इसके बाद दोनों देशों में लाखों नौकरियों का सृजन होगा। साथ ही साथ दोनों देश समृद्धि और विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उस लिहाज से ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री लंदन पहुंच चुके हैं। वहाँ पर हवाई अड्डे के ये दृश्य हैं, प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया गया और काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर के इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत
होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही साथ रक्षा है, उसके अलावा पर्यावरण है, नवाचार है, शिक्षा है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हैं और इनको लेकर के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत वहाँ पर होने वाली है। तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, वहां के दृश्य भी हमने आपको दिखाए और हम अभी एफटीए को लेकर के आपको एक विशेष खबर दिखाएंगे एफटीए को लेकर के, और एफटीए के क्या कुछ फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपने जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। प्रोफेसर जोशी, जिस तरह से अशोक जी ने बताया, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान खींचा, जिसमें खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिज्म है उसकी ओर ध्यान खींचा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है जो भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं उसको लेकर भी। तो ये अगर हम खालिस्तान के एक्सट्रीमिज्म की बात करें या भगोड़े आर्थिक अपराधियों की बात करें, तो इसको लेकर के भी इस यात्रा को आप किस तरह से देखती हैं? चंद्रशेखर जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब हम आतंकवाद के मुद्दे की बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं जिसमें आपसी समझौतों की और आपसी विश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम ब्रिटेन की ओर देखते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर न सिर्फ आतंकवादी संगठनों, आतंकवादी गतिविधियों, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर लगाम कसने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम इस एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे को देखते हैं, एम्बेसडर सज्जनहार ने बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन जैसे देश भी खालिस्तानी जो समर्थक हैं और खालिस्तानी जो एक्टिविटीज हैं, फंडिंग है, इससे जुड़े इश्यूज को लेकर के परेशान रहते हैं और वहां पर इससे जुड़ी हिंसा भी होती रहती है, जिसको कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की सरकार इसको फेस करती है। और इसके अलावा जो आर्थिक भगोड़े हैं और इस प्रकार के जो तमाम अपराधी हैं, तो उनको लेकर के भी किस तरह से नॉर्मेटिव लेवल पर, जैसे अलग अलग देशों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन को लेकर के ट्रीटी है, इस तरह से कैसे नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क के स्तर पर और फिर आपसी एक विश्वास के साथ कैसे एक दूसरे के साथ समझौते के स्तर पर हम काम कर सकते हैं, ये भी मुझे लगता है कि एक चर्चा का विषय होना चाहिए। यदि हम तकनीक से और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो वहां पर भारत और ब्रिटेन एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल स्पेक्ट्रम को, कैनवस को कवर करते हैं, जिसमें कि कैसे एक दूसरे के साथ डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोक्यूरमेंट हो या टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर के एक दूसरे के साथ में जानकारी साझा करना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज करना, इन सब के माध्यम से दोनों ही देश एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और 2021 के बाद से विशेषतः इस सहयोग में हमने उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होते हुए देखी है। यदि मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के स्वरूप, कैसे दोनों देशों के बीच में एक रक्षा सहयोग को लेकर या कैसे हमको आतंकवाद पर लगाम कसनी है, तो इसको लेकर हम आपस में कैसे एक दूसरे के साथ जानकारियां साझा कर सकते हैं, साथ में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आप देखिए कि भारत के साथ न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर, मल्टीलेटरल स्तर पर ब्रिटेन जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग संगठन जैसे G20 उनके माध्यम से भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। और द्विपक्षीय स्तर पर आप देखिए, मैं उदाहरण दूं तो अलग अलग प्रकार के जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हैं, एयर एक्सरसाइजेज हैं, उसमें भारत और ब्रिटेन साथ में काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी नेवी और रॉयल नेवी के बीच में वार्षिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसके अलावा एयर एक्सरसाइज होती है जिसमें कोबरा वॉरियर्स जो हैं और जो ये रॉयल एयरफोर्स के वॉरियर्स हैं, तो ये एक साथ में हर साल एक्सरसाइज करते हैं। अजय वॉरियर होता है। तो ये तमाम, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के डायलॉग मैकेनिज्म भी दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं। तो एक तकनीक के माध्यम से आपसी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई जानकारी है उसको साझा करके और नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क को और पुख्ता करके, मुझे लगता है कि जो ये चुनौतियां हैं इनका हम कहीं ना कहीं समाधान खोज सकते हैं
और हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान ये जो महत्वपूर्ण पहलू हैं इन पर भी बातचीत हो और हमारे सामने कोई आउटकम्स भी आए। अशोक जी, ये जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों का मामला है, ये कितना गंभीर है, इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे इस यात्रा के संदर्भ में? जी, मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री स्वयं हैं या फिर वित्त मंत्रालय है, इसको बहुत ही सीरियसली इसको लेता है और इसको परस्यू करता है। जो भी हैं, जैसे अब ये वहाँ पर नीरव मोदी हैं, मेरे विचार से सबसे ज़्यादा उनके विरुद्ध होगा जो उन्होंने जो एम्बेजलमेंट किया है, जो पैसा उन्होंने गबन किया है, उसका तो करीब 13,000 करोड़ रुपए का है। और उसके बाद विजय माल्या हैं जो कि 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का उनके विरुद्ध ये केस मामला दर्ज है। तो देखिए, हम ये भी सुनने को आता है जो सभी जो वो एक के बाद एक अपील करते रहते हैं, अलग अलग कोर्ट्स में करते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर करते हैं, परंतु सबकी जो उनकी अपील हैं वो सब खारिज की जा चुकी हैं। और भारत और यूनाइटेड किंगडम का तो हमारा तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, प्रत्यार्पण एक हमारी संधि भी है उनके साथ, परंतु फिर भी कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेटिक मुद्दे आ जाते हैं सामने जिसकी वजह से ये इतना डिले हो रहा है। और मैं समझता हूं जो अब जो आखिरी हद है, बहुत सारे इनकी, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, ऐसे मेरे विचार से उनकी जो अपील्स थी, जो एप्लीकेशंस थी, सबको रद्द किया जा चुका है। और अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर देखेंगे, बात करेंगे, तो मैं इसमें उम्मीद करता हूं जो कुछ हमें सफलता देखने को मिल सकती है। चंद्रशेखर जी, एक चीज मैं इसमें और कहूंगा, जो अपने ये भगोड़े हैं या ऐसे कोई और क्रिमिनल्स वगैरह हो, आपको याद होगा डेनमार्क में किम डेविस का जो केस था, किम डेविस को यहां पर नहीं ला पाए क्योंकि वहां का कोर्ट कहता है जो आपके यहां पर जो प्रिजन है, जो आपके यहां कारागार है, वहां पर जो सहूलतें हैं, वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, वो कारगर नहीं है, वो इतना अच्छी नहीं है जिसमें कि ये वाले जो बंदी इनको बनाकर ले जाया जाए, वहां पर रखा जाए, चाहे उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो वो वाले मुद्दे उनके जब वहां पर डेनमार्क में हो सकते हैं, तो मैं समझता हूं यहां पर भी कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनको हमें प्रोएक्टिवली हमें काम करना चाहिए और मेरे विचार से ये काम हो रहा है। नीरव मोदी के विरुद्ध तो मैं ये समझता हूं जो कोई एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, जिसको कि जब मेरे विचार से दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी तो उनके बीच में ये बातचीत होगी। ये अभी तक सर्व रूप से ये नहीं ज्ञात है जो क्या ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज है जिसकी वजह से ये उनका एक्स्ट्राडिशन रुका हुआ है। परंतु मैं समझता हूं जो इसको आगे ले जाते हुए इसके ऊपर हम बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ध्यान इसके ऊपर दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमको जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट, नतीजा हमको मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम एफटीए को लेकर के थोड़ा सा व्यापक चर्चा करेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एफटीए जो होने जा रहा है दोनों देशों के बीच में, आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक खबर इससे जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रिटेन का दौरा है दोनों देशों के संबंधों के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। पीएम की इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इससे जुड़ी हुई एक खबर दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता दो वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर
भारत में टैरिफ में कटौती होगी। प्रतिवर्ष करीब 34 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसी से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी। ब्रिटेन की स्कॉच, विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ की बचत होगी। भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है। साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा है। एमएसएमई सेक्टर, विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा। 60,000 भारतीय आईटी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हो, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज हैं, चाहे आईटी एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की बात करें तो स्कॉच, विस्की, जिन और कार्स पर भारत में टैक्स कम हो सकता है। भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। भारत से निवेश और तकनीकी स्थानांतरण में भी तेजी आएगी और ब्रिटेन में रोजगार, इनोवेशन, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एफटीए से दोनों ही देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा, जिसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापार जगत को होने जा रहा है। दोनों देशों के मौजूदा व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो यूके भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार $57 अरब रहा था और भारत में ब्रिटेन का एफडीआई $35 अरब के करीब है। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ एफटीए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को लेकर विश्व व्यापार में मजबूती देगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है। दुनिया के बदलते व्यापारिक समीकरणों में एक शब्द बार बार सामने आता है, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है ये समझौता, कैसे ये राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को गति देता है और भारत ने किन किन देशों से ऐसे समझौते किए हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मुक्त व्यापार समझौता 2 या अधिक देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता होता है जिसमें सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाती है, व्यापारिक नियमों में भी ढील दी जाती है, वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ में रियायत दी जाती है। बौद्धिक संपदा, निवेश, सरकारी खरीद जैसे विषय भी इसमें शामिल किए जाते हैं। मुक्त व्यापार समझौते के तहत 2 देश तय करते हैं कि वे एक दूसरे के उत्पादों और सेवाओं पर टैरिफ या सीमा शुल्क कम करेंगे, गैर शुल्क बाधाओं को हटाएंगे और एक दूसरे के बाजारों तक अपने अपने उत्पाद की पहुंच को आसान बनाएंगे। एफटीए से व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निवेश को आकर्षित करने में आसानी होती है और रोजगार सृजन बहुत तेजी से होता है। अभी तक भारत ने कई देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इनमें 10 देशों का संगठन आसियान,
जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, यूरोपीय समूह EFTA यानी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे देश और संगठन इसमें शामिल हैं। भारत के इस समय 15 से अधिक सक्रिय FTA या व्यापक व्यापार समझौते हैं, जिनके माध्यम से देश ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने निर्यात की पहुंच बढ़ाई है। इन समझौतों से भारत के MSME सेक्टर को बढ़ने में खासी मदद मिली है और सेवा क्षेत्र विशेषकर IT, शिक्षा और स्वास्थ्य को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली है। अभी तक भारत ने जो FTA किए हैं उससे कितना लाभ हुआ है, ये आंकड़े इस बात की सीधी गवाही देते हैं। UAE में भारत के 90% निर्यात शुल्क मुक्त हुए, जिसमें वस्त्र, रत्न, फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। UAE को भारतीय निर्यात में पहले साल में ही 12% वृद्धि हुई। ऑस्ट्रेलिया समझौते से भारत में आने वाले FDI में 25% की वृद्धि हुई। FTA के बाद आसियान देशों को भारत के कपड़ा निर्यात में 15% की वृद्धि हुई। FTA से कृषि निर्यात बढ़ा, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ी। मॉरिशस में चीनी, चाय पर शुल्क में कटौती से कृषि निर्यात बढ़ा। भारत को तकनीक और ज्ञान हस्तांतरण का भी लाभ मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलियाई समझौता बेहद मददगार साबित हुआ है। यूरोपीय देशों में भारतीय उत्पादों के मानकीकरण, प्रमाणन भी सरल हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो FTA सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं, एक रणनीतिक साझेदारी होती है जो कूटनीति, अर्थनीति और राष्ट्रीय हितों के बीच एक सेतु का काम करती है। लंदन से आरिंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो FTA को लेकर के ये दो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि FTA क्या होता है और भारत और ब्रिटेन के बीच में जो FTA होना है उसका क्या कुछ फ़ायदा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और दो खास मेहमान अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और प्रोफेसर अंशु जोशी JNU से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि FTA को लेकर के हमने देखा, चाहे भारतीय मीडिया हो या ब्रिटेन का मीडिया हो, FTA काफ़ी सुर्खियों में है जो भारत और ब्रिटेन के बीच में होना है। इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको विभिन्न क्षेत्रों से मिली हैं अभी तक? देखिए, जो सबसे रोचक बात है मैं बताऊं आपको कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से दुनिया के कई सारे देश जो है वो कन्फ्रंटेशनल मोड में डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ गए। लेकिन भारत और ब्रिटेन दो ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने यह तय किया कि वे बातचीत करके जो अमेरिका के साथ जो व्यापारिक मुद्दे हैं उन्हें हल करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यही रुख शुरू से ही अपनाया और अंत में ब्रिटेन के साथ उनके जो व्यापारिक संबंध है ठीक हो रहे हैं। उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही रुख अपनाया कि बातचीत करके जो अमेरिका के साथ संबंध है वो हम ठीक करेंगे, व्यापारिक जो मसले होंगे हल किए जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों जो देश है, भारत और ब्रिटेन की एक बड़ी पुरानी लेगेसी रही है, हमारा व्यापारिक संबंध का बहुत पुराना इतिहास रहा, और ऐसे में जब FTA हो रहा है तो दोनों तरफ से एक आकर्षण है। भारत को ब्रिटेन से क्या क्या चीजें मिल सकती है। हमारा बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, इंडियन मिडिल क्लास, जिसको कि कह सकते हैं कि बहुत ही कंज्यूम करता है आज का इंडियन मिडिल क्लास। उस मिडिल क्लास को आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रिटेन से आएगी, जिसमें कि इस रिपोर्ट में बताया भी गया कि क्या क्या चीजें हमारे यहाँ आ सकती हैं, जिसमें कि कार से लेकर अल्कोहल बेवरेज से लेकर और अन्य सारी चीजें हैं। तो इंडियन मिडिल क्लास इस बात से निश्चित तौर पर खुश है कि ब्रिटेन के साथ अगर FTA होता है तो वो सारे कंज्यूमेबल आइटम्स मिल सकते हैं भारत को, जिसके के लिए बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है और भारत में आते ही काफी महंगे हो जाते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए कह सकते हैं कि एक खुशी की बात है कि मिडिल क्लास अपने को लाभान्वित पाएगा इसमें, क्योंकि भारत के पास, मिडिल क्लास के पास खर्च करने की क्षमता है। उन्हें चाहिए अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें, और अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें अगर मिले तो अगर उससे भारत को अगर कोई हानि नहीं हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो इस रूप में कहें कि प्रतिक्रिया जो मिडिल क्लास की तरफ से मैं देख रहा हूं लगातार, वो मिडिल क्लास की तरफ से काफी अच्छी प्रतिक्रिया है। देखिए, विक्रम मिश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के पहले हम लोगों को ब्रीफ कर रहे थे और उन्होंने ब्रीफिंग में ये बात कही कि देखिए, दोनों ही एक ऐसे देश है जिनका की फिनेंशियल जो संबंध है काफी बेहतर रहा है, और उस फिनेंशियल संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमको ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत करना है। और उन ट्रेड रिलेशंस में कई बार जो है नॉन टैरिफ बैरियर जिन्हें कहते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर बाधा पर बन जाते हैं, और वो नॉन टैरिफ बैरियर को हटाना, जो कि कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों देशों के बीच एक विश्वास बढ़े।
और न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि जो व्यापारिक कम्युनिटी है, व्यापारिक कम्युनिटी आश्वस्त महसूस करे कि हम ब्रिटेन के बाजार में एक्सेस कर सकते हैं, अनहिंडर्ड एक्सेस कर सकते हैं, बहुत बड़ी बाधा नहीं होगी। जिस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात अशोक सज्जनहार जी बोल रहे थे, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़े और दोनों देशों के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में बातचीत के बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो दोनों देशों में, ताकि जो अनावश्यक संदेह और शक सुबह नहीं हो कि ये डंपिंग हो जाएगा और इससे जो है घरेलू जो व्यापार है उस पर अवसर हो जाएगा। इसीलिए लंबी वार्ता चलने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच में ये FTA तय हुआ है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारत का हर तबका, चाहे वो शैक्षिक, व्यापारिक हो या दूसरा जो मिडिल क्लास हो, सारे तबके में एक तरीके से कहे कि खुशी है और उत्साह का है कि क्या मिलता है, आखिर क्या क्या हम पा सकते हैं, और ब्रिटेन के लोगों में भी हो सकता है इसी तरह का उत्साह। जी ठीक है अशोक जी, हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील करने के बहुत नज़दीक हैं, बातचीत चल रही है, ये उनकी ओर से कहा गया था। सवाल आपसे अशोक जी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद एक टर्बुलेंस टैरिफ को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पैदा हुआ है और ब्रिटेन भी कहता है कि ब्रेग्जिट से बाहर आने के बाद वो सबसे बड़ा समझौता यहाँ पर करने जा रहा है। तो ये जिस तरह का एक टर्बुलेंस पैदा हुआ है, ऐसे में दोनों देशों के बीच में ये FTA होना, भारत और ब्रिटेन के बीच में FTA होना, किस तरह से इसको आप देखेंगे? जी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम कह रहे थे, देखिए चाहे वो हम देखें दोनों देशों के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में या फिर जियोपॉलिटिकल पूरी विश्व में जो हालात हो रहे हैं उसको देखते हुए, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो 2016 तक जब ब्रेक्सिट का ये रेफरेंडम हुआ तब तक तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य था और बहुत ही एक एक्टिव सदस्य था। हमारे साथ द्विपक्षीय उसके व्यापारिक निवेश के संबंध बहुत ही अच्छे थे, परंतु जब उसका आखिर में वहां से जिसे कहा जाए यूरोपियन यूनियन से टोटल डाइवोर्स हुआ, वो हुआ 1 जनवरी 2020 को। उसके बाद उससे पहले ही एक्चुअली ब्रिटेन ने ये कहना शुरू कर दिया था जो हमको एक भारत के साथ द्विपक्षीय ऐसा समझौता करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको करना चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। अब चौथी हम बनकर उभर गए हैं, इस साल के आखिर तक चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था। और अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो वो भी छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं है, वो भी 5वें या 6वें नंबर पर है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण। हमने अभी ब्रिटेन को क्रॉस किया है 1-2 साल पहले ही, तो इसलिए वो भी एक बहुत ही बड़ी और अच्छी, और उसमें टेक्नोलॉजी बहुत है, साइंटिफिक प्राविस बहुत है उसमें, और उसके साथ हम दोनों का जो है वो विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो इसका जो कहा जाए, जो फॉर्मली हमने इसका नेगोशिएशन शुरू किया 2022 में शुरू किया, 3 साल में, और मैं समझता हूं इतना कॉम्प्रिहेंसिव, चंद्रशेखर जी, हमने कोई भी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो रही थी, यूएई के बारे में बात हो रही थी, इतना कॉम्प्रिहेंसिव हमने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है जिसमें, देखिए मैंने तो WTO में भारत के लिए नेगोशिएट किया है। मैं आपको बता सकता हूं जो जब हम नेगोशिएट वहां पर करते थे तो ना हम वहां पर एनवायरनमेंट को उसके ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर लाने के लिए हम राजी थे, ना लेबर स्टैंडर्ड्स को, ना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, परंतु अब समय का बदलाव हो गया है और ये सभी चीजें इसमें आ गई हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो हैं ही, सर्विसेज, गुड्स वगैरह सभी हैं, परंतु ये 3 मुद्दे आए हैं, ये मुझे महत्वपूर्ण बहुत लगता है, क्योंकि भारत भी पूरी दुनिया के साथ वक्त के साथ बदल रहा है, आगे जा रहा है, और मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारा करीब 55-60 बिलियन डॉलर गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड है, और ये अब माना जा रहा है जो 2030 तक इसको हम 120 बिलियन डॉलर कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत जो चाहता है, जो हम अब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से हम 10 बने, 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने 2047 तक, उसमें हमारे निर्यात का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा।
हमारे कितना हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमने ये कहा है 5 ट्रिलियन डॉलर में हमारा 1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा जब 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी होगी। तो इसको हमें पाने के लिए तो हमें बहुत तेजी से आगे जाना है, हमें अपने को बहुत कंपेटिटिव बनाना है। कंपेटिटिव बनेंगे तो यहाँ पर निवेश होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अच्छे जॉब्स मिलेंगे हमारे लोगों को, और यही इसकी हमको अब सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए जो ये हमने समझौता किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ, ये एक मार्गदर्शक बन सकता है, क्योंकि जो इसमें हमने एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं वो अब जब यूरोपियन यूनियन के साथ बात करेंगे तो उनके साथ भी ये एक टेम्पलेट बन जाएगा जिसको लेकर कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है अशोक जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। अभी हम अंशु जी के पास चलेंगे, उसके बाद अशोक जी आपके पास एक बार हम फिर ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को यानी कि आम लोगों को इस समझौते का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अंशु जी आपके पास हम ये पूछना चाहते हैं कि चाहे हम जापान की बात करें, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, उसके अलावा इफ्टा जो यूरोपीय समूह के देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टेन, इन सभी देशों के साथ एफटीए भारत का हुआ है और अब ब्रिटेन के साथ एफटीए होने जा रहा है। तो ये कितना बड़ा कदम, क्योंकि भारत चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें या भारत के आम लोगों की अभिलाषाओं की हम बात करें, भारत कहीं ना कहीं 2047 तक विकसित देश बनना चाहता है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, दूसरी, तीसरी, पहली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है? देखिए, भारत सरकार इस एफटीए को एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप बता रही है दोनों ही देशों की, न सिर्फ आर्थिक प्रगति के लिए बल्कि ये एक विन विन सिचुएशन होगी भारतीय और ब्रिटिश नागरिकों के लिए। तो यदि हम इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को देखें तो 2022 से इसके नेगोशिएशंस चल रहे थे चंद्रशेखर जी, और 6 मई 2025 को जो ये लैंडमार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इसको लेकर के चीजें फाइनल हुई हैं। और इस एफटीए को लागू करने के बाद भारतीय टैरिफ लाइंस के 99% और यूके टैरिफ लाइंस पर 90% टैरिफ जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि सीधे सीधे दोनों ही देशों के बीच का जो व्यापार है उसमें उछाल आएगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को कई फोल्ड बढ़ावा मिलेगा, और जो लेबर सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहां पर भी उसको भी प्रगति करने में एक बहुत ही यहाँ पर मोटिवेशनल स्टेप हमको दिखाई पड़ता है। और इस एफटीए से यदि आप देखें तो आईटी के क्षेत्र, फिनटेक के क्षेत्र, कोर फाइनेंस के क्षेत्र, डिजिटल ट्रेड सर्विसेज की और यदि हम देखें तो इसमें सर्विसेज में मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बड़ी बड़ी उछाल हमें मिलते हुए दिखाई पड़ती है। और हम देखते हैं कि दोनों ही देशों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी 56 से 60 बिलियन यूएसडी के बीच का है, और 2030 तक इसको लगभग दोगुना करने के दावे और वायदा दोनों ही देशों की सरकारें कर रही हैं। तो यदि इस दृष्टि से भी देखते हैं तो ये एफटीए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यदि हम देखें तो बेवरेजेस के सेक्टर को देखें, ऑटोमोटिव सेक्टर को देखें, मैन्युफैक्चरिंग के, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के, मेडिकल डिवाइसेस को सेक्टर को देखें तो दोनों ही देशों के बीच का जो मार्केट है उसको एक बहुत ही प्रॉफिट मिलने की संभावना है। और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो हैं, एरोस्पेस से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर कुछ फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और जो ये ऑटोमेटिव टैरिफ रिडक्शन है ये 100% से 10% तक पहुंच जाएगा एक स्टेप वाइज प्रोसेस के तहत चंद्रशेखर जी, जिसके चलते एक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी और आखिरकार को जो कीमतें होंगी इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की, उसका जो फायदा है वो सीधे सीधे लोगों को, मिडिल क्लास को, कंज्यूमर्स को मिलेगा। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जब टैरिफ जो ये स्कॉच विस्की होती है, अलग अलग जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इस पर अभी 150% तक टैरिफ्स हैं। वो जब 70 से 75% तक पहुंच जाएंगे तो आप सोचिए बिल्कुल आधे हो गए।
तो और फिर इसको अगले स्टेप में 40 से 50% तक ले जाने की योजना है। इस एफटीए को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारे बिंदु दिखाई पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट्स भारत में बढ़ेगा, कीमतें कम होगी और इसका सीधा सीधा फायदा दोनों ही देशों के संबंधों को, व्यापार को, इन्वेस्टमेंट का तो होगा। इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो लोगों को होगा, कंज्यूमर्स को होगा जो ये तमाम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल्स के से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, जेम्स है, ज्वेलरी है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इंजन्स हैं, केमिकल्स से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको लेकर के टैरिफ को कम करने की बात इस एफटीए के जरिए की जा रही है। और निश्चित तौर पर इससे फिर क्या होगा, इससे जो यूके का जीडीपी है वो 2035 तक 3.3 बिलियन पाउंड बढ़ने की संभावना है। बायलैटरल ट्रेड डबल होने की संभावना है। और इसी प्रकार से जब हम भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखते हैं तो उसमें भी एक बड़ा उछाल हम आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये तमाम जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स और दोनों ही देशों के जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो काफी बड़ा है चंद्रशेखर जी। तो इससे फिर क्या होगा कि दोनों ही देशों के मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को, सर्विस से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं उनको और एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये जानना चाहेंगे कि जब हम कई देशों के साथ एफटीए करते हैं तो इससे प्रतिस्पर्धा ज़रूर बढ़ेगी और लोगों को उसका फ़ायदा होगा। फ़िलहाल जो ये एफटीए होने जा रहा है इसका लोगों को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, आम लोगों को क्या कुछ फ़ायदा होगा? अशोक जी, आप क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं चंद्रशेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण। जो एक हमने और देशों के साथ जो ऐसे एफटीएस किए हैं उनका क्या नतीजा निकला है, क्या उसका फल हमको मिला है। तो देखिए, पहले जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अभी जो आसियान के साथ किया हमने 2009-2010 में, चाहे वो कोरिया के साथ किया हो, जापान के साथ किया हो, देखिए हमारा जो अनुभव है इन सभी एफटीएस का इतना अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं इससे, जो हम चाहते हैं जो हमारे जो निर्यात है वो हमारा ज्यादा बढ़े और जो आयात है वो बढ़ता तो है परंतु उसमें एक संतुलित तरीके से बढ़े। परंतु हमने क्या देखा है आसियान के साथ, वहां से तो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आयात होने लगा परंतु हमारे निर्यात में बहुत ही कम मात्रा में उसमें इजाफा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे कोरिया हो चाहे आसियान से हो, हम उनके साथ दोबारा से रीनेगोशिएट कर रहे हैं। और अभी तक तो यहाँ पर यह भी कहा गया था जो आसियान सीरियसली हमारे साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा है इन ये जो एफटीएज हैं, एक तो पूरे 10 देशों के साथ किया हुआ है, एक कुछ और देशों के साथ, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह के साथ अलग अलग हमने किया हुआ है। तो वहां से हमारा जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा 2019 में हमने आरसेप, जिसे कहा जाता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें भी प्रधानमंत्री बैंकॉक में गए थे ईस्ट एशिया समिट में, उन्होंने कहा हम इसमें नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हमको उसमें फायदा नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु अभी कुछ समय पहले हमने यूएई में के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, अब ये I2U2 भी जो इंडिया, इजराइल, यूके, यूएसए और यूएई, इन चारों देशों का हमने समझौता किया है। उन सभी समझौता का जो नतीजा है, जो उसका रिजल्ट है वो बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें हमने समझ लिया है जो पहले जिनके साथ हमने किया था वो हमने बहुत ही एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज जैसे ये आसियान कंट्रीज हैं वगैरह, तो उनके तो जो टैरिफ्स थे वो वैसे ही कम थे। हमको जब वो हमने एफटीए साइन किया तो हमें इतना फायदा नहीं हुआ, हमारे टैरिफ्स ऊपर थे, हमारे टैरिफ्स नीचे आ गए तो उन्होंने उसका बहुत फायदा लिया। परंतु अब जो हम ये कर रहे हैं, अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ये हम सोच समझ के कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो चाहे गुड्स का एरिया हो या सर्विसेज का एरिया हो, दोनों में हमारे लोगों को बहुत ही इससे लाभ होने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो आम आदमी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यात करते हैं,
तो वो तो जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी कहा भी गया है आपकी रिपोर्ट्स में भी और जो हमारी चर्चा हुई है, तो चाहे वो लेदर हो, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स हो, तो हमारी जो एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको तो फायदा होगा ही होगा और उनको एक नया मार्केट मिलेगा। और बहुत ही, और ऐसी बात नहीं है जो यूनाइटेड किंगडम हमारे लिए कोई ऐसा बाजार हो जिससे हमको पूरा ज्ञान नहीं है। इससे हमारे बड़ी अच्छी ट्रेड होती रही है। जब ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर था चंद्रशेखर जी, तब वो हमारे, जिसे कहा जाए यूनाइटेड किंगडम के थ्रू हम अब हमारा जो सब ट्रेड होता था, जो सब इन्वेस्टमेंट होता था, आप देखिए आजकल जो सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर यूनाइटेड किंगडम में है वो एक इंडियन कंपनी है, वो टाटास की कंपनी है। चाहे वो ब्रिटिश स्टील को उन्होंने लिया हो, कोरस स्टील को उन्होंने टेक ओवर किया हो, JLR को लिया हो, जगुआर लैंड रोवर को, टेटले टी को उन्होंने एक्वायर कर लिया हो, ये सभी कंपनीज अब इंडियन कंपनीज हो गई हैं। वहां की आइकॉनिक कंपनीज हैं परंतु भारत की हो गई हैं। तो इसीलिए हमारे जो निर्यात है, निवेश है, उसको बहुत फायदा होगा। और अंदर आने के लिए आयात में, चाहे वो ये स्पिरिट्स और लिकर्स हो, विस्की हो, जिन हो, नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स हो, चॉकलेट्स हो, चीजेस हो, ये सब चीजें जो हैं ये आएंगी और हाई वैल्यू, हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स आएंगे। देखिए आखिरी बात मैं चंद्रशेखर जी इसमें ये कहूंगा, सर्विसेज का जो एरिया है, क्योंकि हमारे यहां से जो लोग जाएंगे और जिनको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ता था, अब ये वाली ऐसी एग्रीमेंट साइन होगी जो अब उनको सोशल सिक्योरिटी वहां पर नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको भी जो जा रहे हैं, काम करेंगे, उनके लिए फायदा होगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज तो होगी, परंतु उससे अधिक हमारी फिनटेक सर्विसेज जो हैं उसका बहुत ही लाभ हमको मिलने वाला है। ये वाले जो अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्रों को FTA से बाहर रखा गया है, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये जो आइटम्स, क्योंकि ये 99% को इंक्लूड किया है, 1% इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कृषि है, डेयरी है। जी जी, ये जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव आइटम्स जो होते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर कुछ इंपोर्ट्स में कुछ ऐसे अगर वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो अगर आते हैं तो हमारे यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि जिनका इकोनॉमिक लेवल थोड़ा सा नीचे है, तो कहीं उनके ऊपर प्रहार न हो, उनकी आजीविका के ऊपर प्रहार न हो, चोट न हो। तो इसीलिए ऐसे आइटम्स को हम वहां से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमने जब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये FTA हुआ था, तो आपने देखा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, वीट हो, कॉर्न हो, सब क्षेत्रों में बहुत ही एफिशिएंट प्रोड्यूसर है। परंतु ये हम इनको जो एग्रीकल्चर है, इनको हम अपने देश में आने के लिए हमको दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमारी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, हमारी होल्डिंग्स हैं, छोटी हैं, और ये बहुत बारी जो ऐसे फार्मर लोग हैं, कम्युनिटी हैं, ये सब्सिस्टेंस लेवल फार्मिंग करते हैं। और अगर ये वाले जो चीप प्रोडक्ट्स हमारे बाजार में आ जाएंगे, हमारे मार्केट में आ जाएंगे, तो उनकी आजीविका पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसी चीज को देखिए, हम अमेरिका के साथ हमने कहा है जो एग्रीकल्चर, सोया, कॉर्न, डेयरी प्रोडक्ट्स, GMOs, इन सबको हम वहां से अलग रखेंगे। ये हमारे लिए रेड लाइंस हैं। तो ऐसे ही कुछ पदार्थ हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम से भी हमने अलग रखे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते जो हमारे इन क्षेत्रों में और ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़े।
ठीक है, हम दूसरे विषयों की ओर चलें उससे पहले प्रोफेसर जोशी आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार को लेकर के, क्योंकि मैं कई ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट भी देख रहा था, दोनों जगह पे रोजगार को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया था। कहा था कि इस एफटीए के बाद दोनों देशों में काफ़ी रोजगार पैदा होगा। इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप समझाएंगे। निश्चित तौर पर जब हम इस एफटीए की ओर देखते हैं तो एक तो इसके माध्यम से जिस तरह से कंज्यूमर्स को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा, दोनों देशों के बीच के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, ये तो हमने चर्चा की। हम देखें कि किस तरह से भारत से जो ये प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स हैं वे अलग अलग देशों में जा करके और अपना योगदान देते हैं। तो जो ये मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स है इसको बढ़ावा मिलेगा और इसकी वजह से हमारे जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं जो पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिनटेक के सेक्टर में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशनल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, एज योगा इंस्ट्रक्टर्स काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, इस प्रकार के जो अलग अलग कला विधाओं के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी यूके को मोबिलिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इससे नए रोजगार हमारे भारतीयों को मिलेंगे। क्योंकि एक तो इसमें एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का प्रावधान है जिसकी वजह से जो ये भारतीय तमाम प्रोफेशनल्स यूके जाएंगे तो इनको जो अभी तक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था उससे इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो निश्चित पर इससे जो वहां पर सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स इनको मिलते रहेंगे। तो इससे निश्चित तौर पर न सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स होंगे, इससे नए जो रोजगार के अवसर हमारे प्रोफेशनल्स को तलाश करने का मौका मिलेगा और उनको फिर एक जब हम अर्निंग की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से उनको फायदा होगा। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही देशों के बीच में जब आपसी व्यापार को बढ़ावा होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा होगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को जब बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि नए रोजगारों के अवसर भी पैदा होंगे जिसका कि फायदा दोनों ही देशों के जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको मिलेगा। और फिर इसके जरिए निश्चिट तौर पर नए जो रोजगार हैं, क्योंकि जब नए अगर इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, टैरिफ लाइंस बेटर होती हैं, ट्रेड बढ़ता है, आयात निर्यात बढ़ता है, सप्लाई चेन्स रेजिलिएंट होती हैं, तो इससे निश्चित तौर पर जो इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं उनको नए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, संभावनाएं हैं, वो भी प्राप्त होंगी। ठीक है, अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जब प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग हो रही थी, ये हमने देखा कि हाल में जिस तरह से अभी अशोक जी ने भी बताया कि कुछ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी भारत में खुली हुई हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हम R&D की बात करें, इसको लेकर के क्या कुछ कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की बात की, फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस गुड़गांव में खुल गया है और भारत में जिस तरीके से विदेश में जाकर पढ़ने, विदेशी पाठ्यक्रम और विदेशी ट्रेनिंग लेने की एक तरीके से इच्छा है, अगर वो घर में ही मिल जाए, भारत में ही मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो एक इस लिहाज से देखिए कि उन्होंने बताया कि कई यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटेन की वो भारत में आने को इच्छुक है और आगे आने वाले दिनों में कई यूनिवर्सिटी के जो है वो कैंपस भारत में खुलेंगे। तो एक जो एजुकेशन के क्षेत्र में, मान लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में अगर उस तरीके की कैंपस खुलता है तो उसमें एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि मान लीजिए एक साल आप यहाँ पढ़ेंगे, एक साल वहां जाकर पढ़ेंगे, तो आपको दोनों तरह का अनुभव होगा। जो एक्सपोजर ब्रिटेन का चाहिए हमारे छात्रों को, हमारे छात्रों को ब्रिटेन का भी एक्सपोजर मिलेगा और हमारा इंडियन जो ट्रेडिशन एजुकेशन, जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान है और नई शिक्षा नीति के तहत जो भारत के उद्देश्य हैं वो उद्देश्य भी पूरे होंगे। तो मॉडर्निटी विथ इंडियन नीड्स, ये जो एजुकेशन का हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य एजुकेशन सेक्टर में हमारे जो संबंध के विकसित होने से काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो देखिए एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि देखिए कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो चीज होती है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दोनों देश यह बात समझते हैं कि कौन ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है।
जो हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से, हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से, हमारे जो पूरे सामरिक दृष्टिकोण से और वैश्विक नीति के दृष्टिकोण से जब दोनों के जो इंटरेस्ट है मर्ज करते हैं, वो कन्वर्ज करेंगे, तब जाके वो कहते हैं कि वो एक सांगोपांग संबंध बनता है। और इसी में कह सकते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में यह जो नया प्रयोग शुरू हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में कैंपस खोलने का, यह जो है एक मुझे लगता है कि भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एजुकेशन का माहौल बनेगा। जो भारत की यूनिवर्सिटीज है और जो विदेश की यूनिवर्सिटीज है, वो अगर कंपटीशन करें तो निश्चित तौर पर भारत के यूनिवर्सिटीज की जो कार्य प्रणाली है, भारत के कॉलेजों की जो कार्य प्रणाली है, उसमें भी एक स्तरीय गुणवत्ता में सुधार होगा। और यह बड़ा फायदा है कि शिक्षा के संबंध हमारे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी ठीक है अशोक जी, शिक्षा की हम बात करें या हेल्थ की हम बात करें, इन दोनों क्षेत्रों में कितना काम अभी तक हुआ है दोनों देशों के बीच में, और आगे क्या कुछ किया जा सकता है? कितना मजबूत आने वाले समय में इन दोनों क्षेत्रों को हम देखते हैं इन दोनों देशों के बीच में? जी, मेरे विचार से दोनों क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों इसमें बहुत ही पोटेंशियल बहुत है दोनों देशों के बीच में काम करने का। देखिए, अखिलेश जी ने बड़ी अच्छी तरीके से ये समझाया जो कैसे हमारे छात्रों के लिए बहुत ही ये फायदेमंद हो सकता है, जो अगर बाहर जाने के बजाय अगर वैसी यूनिवर्सिटीज भारत में ही खुल जाती हैं। हमने देखा अभी साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर गुरुग्राम में खुला है। आपको याद होगा जो जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसे आए थे तो डीकन यूनिवर्सिटी का कैंपस वहाँ पर गिफ्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में खुला था। तो ऐसे ही बहुत और यूनिवर्सिटी आ रही हैं। मेरे विचार से बहुत इच्छा है, बहुत उत्सुकता है, बहुत इंटरेस्ट है जो यहाँ पर आया जाए, क्योंकि ये एक बहुत एजुकेशन के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है। देखिए, उन जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा जो वो यहाँ पर बाहर जब जाते हैं। तो देखिए, आजकल बाहर की एजुकेशन कोई सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है। अगर आप देखें जो अमेरिका में जो अगर जाते हैं वहाँ पर करीब एक साल के लिए उनको 60-70 हज़ार डॉलर केवल ट्यूशन फीस वगैरह देनी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देखें कम से कम 30-40 हज़ार पाउंड आपको एक साल का देना पड़ता है। तो इसीलिए देश के तरीके से भी अगर देखा जाए कितना यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाएं। 1,70,000 यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हैं, 3 लाख से ऊपर अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पर आउटगो है। अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज भारत में इस्टेब्लिश हो जाती हैं, अगर उनके जो एकेडमिक्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी हम बाहर से काफ़ी मात्रा में बुला सकते हैं, कुछ मात्रा में वो आते हैं, कुछ मात्रा में हमारे जो भारतीय प्रोफेसर्स हैं वो एक मिक्स होकर, तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का अनुभव दिया जा सकता है और जिस प्रकार से हम दोनों देशों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के लिए। और मेरे विचार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये वाली पहल हमने शुरुआत कर दी है इसकी। जैसे हम साउथहैम्पटन की बात कर रहे हैं, डीकन की बात कर रहे हैं, और भी मेरे विचार से मैंने और भी देखे हैं जो कुछ ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारे अब जो अपनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई थिंक उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड्स फिक्स हो जाएंगे, एक मापदंड हो जाएगा, एक क्वालिटी लेवल्स हो जाएंगे, जिससे कि वो भी अपने को और एक कंपटीशन बनेगा और वो भी अपने को और इसमें बेहतर कर पाएंगे। जहाँ तक देखिए स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य में तो हमारा दोनों देशों के बीच में बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। हम सबको मालूम है जो कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी कोविड-19 के बीच में हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया था और उसमें हमने वैक्सीन्स बनाई थी, जो कि वैक्सीन्स हमने पूरे विश्व में उनको भेजा था। करीब 300 मिलियन डोजेज वैक्सीन्स
हमने वो करीब 100 से ज़्यादा देशों को वो भेजा था, बहुतों को ग्रेटिस वो किया था। तो जिस प्रकार से हम भारत एक वैक्सीन कैपिटल है, एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसमें भारत को एक बहुत इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है और सारी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वो यूनाइटेड किंगडम में है। तो मेरे विचार से दोनों देश इस क्षेत्र में, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे जॉइंट को प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, चाहे वो जॉइंट मैन्युफैक्चर का क्षेत्र हो, तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और मेरे विचार से जब प्रधानमंत्री जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, शिक्षा का भी और स्वास्थ्य का भी, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और मैं समझता हूं कुछ हमको पॉजिटिव रिजल्ट, नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। प्रोफेसर जोशी, आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से हैं, आप क्या कुछ कहेंगी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से दोनों देशों ने अभी तक काम किया है, और आगे क्या कुछ संभावना आप देखती हैं? चंद्रशेखर जी, हम हाल फिलहाल चर्चा कर रहे थे कि कैसे यूके की जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, गुरुग्राम में उन्होंने अपना एक कैंपस खोला है। सुखद है ये देखना कि यूजीसी के मापदंडों को, मानकों को मानते हुए यहाँ ऑपरेशन हुआ है ये कैंपस। और इसके अलावा 5 से 6 और यूके की यूनिवर्सिटीज भारत के अलग अलग कोनों में अपने कैंपसेस खोलने की तैयारी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे का कैंपस जल्दी ही गुजरात में हमें खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यदि हम भारत और यूके के बायलैटरल रिलेशंस में शिक्षा के स्तंभ को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। 1,70,000 से 2 लाख के बीच जो विद्यार्थी हैं वो भारत से अभी हम देखते हैं कि किस तरह से रजिस्टर्ड हैं अलग अलग यूके की यूनिवर्सिटीज में। यूके की यूनिवर्सिटीज के कई जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब अपने अपने कैंपसेस को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। और इसी के साथ भारत और यूके की और यदि हम देखें तो 21 जुलाई 2022 को शिक्षा को लेकर के, विशेषकर उच्च शिक्षा को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण MOU भी साइन हुआ है, जिसमें किस तरह से दोनों ही देशों के बीच के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, ट्रेनर्स को बढ़ावा दिया जा सके, एक्सचेंजेस को बढ़ावा दिया जा सके, जॉइंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सके, इसकी बात है। और इसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये जोड़ के बताना चाहती हूँ चंद्रशेखर जी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत न सिर्फ विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अपने यहाँ पर कैंपसेस खोलने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं, आप चाहे IIT को लीजिए या आप NIT को, या इस प्रकार के जो हमारे दूसरे महत्वपूर्ण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अब अपने कैंपसेस खोल रहे हैं और ऑपरेशनल हो रहे हैं ये कैंपसेस, और इन्हें बड़ा अच्छा रिस्पांस पूरी दुनिया से हम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, देख सकते हैं। तो यदि इस दृष्टि से देखें तो यूके के अलग अलग स्थानों पर किस तरह से भारत के जो रिनाउंड विश्वविद्यालय हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या अपने कैंपस किस तरह से खोल सकते हैं। अलग अलग अभी चेयर्स तो ऑलरेडी हैं जिस पर भारत से कई प्रोफेसर्स जा करके उन चेयर्स पर काम भी कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा के, चाहे वो आप ये जियोपॉलिटिक्स का एरिया देखें, एनवायरमेंटल साइंसेस को देखें, लाइफ साइंसेस को देखें, बायोटेक्नोलॉजी को देखें, ये तमाम सोशल साइंसेस की जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर की अलग अलग चेयर्स हैं डिपार्टमेंट्स में यूके की यूनिवर्सिटीज में, जहां पर हमारे यहाँ से प्रोफेसर्स जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां शिक्षा के स्तंभ के माध्यम से पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को भी बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है जिसमें अभी तक एक काफी पोटेंशियली काम होता चला आया है, और मुझे लगता है कि इसमें और नई संभावनाओं को खोजकर जोड़ा जा सकता है। ठीक है अशोक जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं और हम यूरोप की बात करें और यूरोप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी बात ना करें तो ये सही नहीं होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो भारत का एक पक्ष रहा है उसको लेकर के कि ये युद्ध का समय नहीं है, दोनों देशों को बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। ऐसे में ब्रिटेन कितना महत्वपूर्ण है इस पक्ष को वहाँ पर रखने के लिए?
देखिए, ब्रिटेन हमेशा से यूक्रेन के समर्थन में रहा है और उसने बहुत ही वहाँ पर चाहे वेपनरी हो, एमिनिशन हो, इक्विपमेंट हो, बहुत कुछ मात्रा में दिया है। और अभी भी उन्होंने कहा है, और सर केयर स्टारमर जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो एक लीडरशिप रोल अपनाया है। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और जो देश हैं यूरोप के, उन सबको वहाँ पर इनवाइट किया था, क्योंकि जब ये मालूम चला जो डोनाल्ड ट्रंप सहायता नहीं करेंगे और वेपनरी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कैसे यूरोप के देश मिलकर ये सब काम कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों देशों के बीच में, नेताओं के बीच में ये बातचीत होगी और मेरे विचार से प्रधानमंत्री केयर स्टारमर प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करेंगे जो अब वहां पर क्या हाल हो रहे हैं। देखिए, भारत ने जब ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में, भारत ने कुछ महीने बाद सितंबर 2022 में जब वो मिले थे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में, उन्होंने कहा था ये युद्ध का युग नहीं है और आपको डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है जो पूरे यूरोप है या पूरा और जो पश्चिमी देश हैं वो इस बात को उस समय नहीं मानते थे। वो मानते थे जो हम युद्ध के द्वारा, सैंक्शंस के द्वारा रूस के ऊपर हावी हो जाएंगे, हो नहीं पाए। तो अब वो भी बात कर रहे हैं जो सीज फायर होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में मिलकर बातचीत होनी चाहिए और इस युद्ध का समाधान निकलना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे विचार से प्रधानमंत्री केयर स्टारमर प्रधानमंत्री मोदी को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे भारत के संबंध रूस के साथ अच्छे हैं, जो रूस को ये बताया जाए जो अब ये एक स्टेलमेट टाइप बन गया है, वहाँ पर कोई भी रूस थोड़ा एडवांटेज के रूस के अंदर बहुत ही हमले कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके बारे में बात जरूर होगी और दोनों अपना पक्ष रखेंगे। मेरे विचार से यूनाइटेड किंगडम भी अच्छी तरीके से समझता है जो भारत का पक्ष क्या है और क्यों है, और वो इससे चाहे वो अग्री नहीं करते हैं परंतु वो उसको रिस्पेक्टफुली लेते हैं। जो भारत अपने निजी हितों की वजह से, चाहे जब हम वहाँ से तेल लेते हैं और तेल को रिफाइन करके भेजते हैं तो केवल अपने हितों के लिए नहीं परंतु यूरोप में भी, क्योंकि वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में आते हैं और हम क्रिटिसाइज, कंडेम नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमने देखा है कोई फायदा नहीं होने वाला है जिन भी देशों ने क्रिटिसाइज या कंडेम किया है। परंतु हम दोनों देशों के साथ मिलकर कैसे बातचीत हो, कैसे डायलॉग और डिप्लोमेसी को आगे ले जाया जाए, तो उसके बारे में मेरे विचार से जरूर बातचीत होगी और भारत अपना पक्ष रखेगा, प्रधानमंत्री मोदी अपना पक्ष रखेंगे और कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए, ये दोनों नेताओं के बीच में जरूर बात होगी। प्रोफेसर जोशी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं और वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ब्रिटेन का अपना एक पक्ष है, इस सब के बीच किस तरह की बातचीत वहाँ पर हो सकती है? चंद्रशेखर जी, हमने निरंतर अपने माननीय प्रधानमंत्री को विगत युद्धरत वर्षों से हमने देखा कि कैसे अलग अलग मंचों से उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है कि ये जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है और भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और ये बात उन्होंने पुतिन से भी कही कि ये समय युद्ध का नहीं, आगे बढ़ने का समय है, शांति का, आपसी बातचीत से समाधानों को खोजने का समय है। यही बात हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जेलेंस्की से भी हमको करते हुए नजर आते हैं। ये बात वो अलग अलग यूरोप के जो देश हैं उनके मंचों से, उनके लीडर से करते हुए नजर आते हैं। तो चाहे द्विपक्षीय मंच को देखें, बहुपक्षीय मंच को देखें, भारत निरंतर इस बात को उठा रहा है कि चाहे आप रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर देखें या इजराइल हमास संघर्ष की ओर देखें,
इन्हें अंत तक ले जाने के लिए डिप्लोमेटिक टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। डायलॉग से ही हम समाधानों को खोज सकते हैं। और ब्रिटेन की ओर देखें तो ऐसा देश रहा है जहां पर युद्ध का एक बड़ा दुष्परिणाम इस देश ने झेला है। आर्थिक दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि कैसे नाटो के माध्यम से जो लगातार यूक्रेन को रशिया यूक्रेन युद्ध में मदद पहुंचाई जाती रही, उसका जो कहीं ना कहीं भुगतान है वो जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नुकसान झेल करके कहीं ना कहीं चुकाया। और यहाँ तक कि ऐसे कि यहाँ पर सत्ता बदली, यहाँ पर लीडर्स बदले। तो ब्रिटेन इस जो दुष्परिणाम है उसको अच्छे से समझ रहा है और मुझे लगता है कि भारत के साथ शांति को लेकर, सुरक्षा को लेकर, युद्धों को किस प्रकार से अंत की ओर ले जाया जाए, इसको लेकर के बातचीत जरूर होगी। और लेकिन जब तक कि ये जो युद्धरत देश हैं चंद्रशेखर जी, जब तक ये डिप्लोमेटिक टेबल पर आने को तैयार नहीं होते, तब तक भारत और ब्रिटेन जैसे देश अपनी तरफ से बस ये संदेश दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु और जोड़ दूं कि शुक्रवार को हम देखने वाले हैं कि कैसे जो ये E3 नेशंस हैं, जिसमें ब्रिटेन भी एक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर डील को लेकर के बातचीत होने वाली है। तो ब्रिटेन के साथ सीधे सीधे हम देख पाएंगे कि कैसे क्या परिणाम निकलते हैं। तो कम से कम पश्चिम एशिया में हम हो सकता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ देखें। रशिया यूक्रेन संघर्ष में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारत की ओर से यही संदेश होगा कि ये तमाम लीडर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको डिप्लोमेटिक टेबल पर लाया जाए और युद्ध का अंत। ठीक है अखिलेश, आप क्या कुछ कहेंगे? ये क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रिटेन जा रहे हैं, ये इस पर बातचीत और भारत का पक्ष रखना क्या कुछ हो सकता है वहां पर? निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में जो हमें बताया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी और अंतर्राष्ट्रीय उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिसपे कि भारत और ब्रिटेन के हित जुड़े हुए हैं। और देखिए, ब्रिटेन जो है परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के साथ सारे देश जो है एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा संबंध बनाने के इच्छुक है। ऐसे में भारत की जो आवाज है और भारत की जो बात है उसे सभी गंभीरता से सुनना चाहते हैं। अब देखिए, अब ब्रिटेन की एक लिगेसी है कि उसको एंटी रसा एक कह सकते हैं कि एंटी रसा माइंडसेट में ब्रिटेन भी है। भारत का वो पोजीशन नहीं है, इसलिए भारत ब्रिटेन के साथ जो बातचीत करेगा उसमें इस बात को भी रखा जाएगा कि देखिए, जो एक ऐसा रास्ता जो कि कीव को भी समझाया जा सके, जेलेंस्की को भी समझाया जा सके और उसको सब पुतिन के साथ जो बातचीत करने की अगर जरूरत होगी तो भारत अपनी तरफ से पेशकश करेगा कि अगर पुतिन के साथ कुछ बातचीत करना है ऐसा, तो ऐसा निश्चित तौर पे करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार ऐसा कहा है कि भारत की ये कोशिश नहीं है कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है वो। ठीक है अखिलेश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे पास दृश्य आ चुके हैं जब प्रधानमंत्री अपने होटल पर वहां पर पहुंचे, तब के दृश्य हमारे पास आ चुके हैं। हम दर्शकों को उन दृश्यों को दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री, ये आप देख सकते हैं वो दृश्य, प्रधानमंत्री अपने होटल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग जमा थे जो प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत कर रहे थे।
तो ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल में पहुंच गए हैं वहां पर, और काफ़ी संख्या में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे जो प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी लोगों से मिलकर उनसे हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया है। और आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनमें काफ़ी उत्साह होता है। और यहाँ पर भी ब्रिटेन में, लंदन में हम देख रहे हैं कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए होटल के बाहर वहाँ पर जमा थे। कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की वेशभूषा में वहाँ पर लोग मौजूद थे और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने भी हाथ मिलाकर, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर जोशी, ये जो हम यहाँ पर भी दृश्य देख रहे हैं और दूसरे देशों में भी हम देखते हैं, तो भारतीय समुदाय में एक उत्साह दिखता है जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर हर बार ये देखना बड़ा सुखद होता है कि जब विदेशी धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने कदम रखते हैं तो उनका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करने के लिए हमारे भारत के आत्मीय स्वजन वहां पर मौजूद रहते हैं। अभी भी हम इसी प्रकार के इन सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं कि किस हर्ष और उल्लास के साथ ये तमाम जो भारतीय प्रवासी हैं जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहटें देखिए, और इसमें, इस मुस्कुराहट में गौरव की भावना है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश, ऐसा देश जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चौथे पायदान पर आ चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी बात जब रखता है तो पूरी दुनिया बात को सुनती है। ग्लोबल साउथ के एक प्रणेता के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई है। तो निश्चित तौर पर जब इस प्रकार से लोगों के मन में भाव आते हैं, गौरव जागृत होता है, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर वैश्विक राजनीति में नए प्रतिमान कायम किए हैं, नए परचम लहराए हैं सफलता के, तो फिर वो हर्षोल्लास दिखना, वो प्रसन्नता दिखना, वो मुस्कुराहटें दिखना लाजमी सी बात हो जाती है। और निश्चित तौर पर जनता को ये भी पता होता है कि जब प्रधानमंत्री इन तमाम देशों का दौरा करते हैं
तो वो भारतीयों को संबोधित करते हैं, वहां के बिजनेस लीडर्स से मिलते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को तो मजबूत करने के प्रयास में आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन जो वहां भारतीय रह रहे होते हैं वो कैसे आगे बढ़े, उनको किस प्रकार से और आगे सफलता के नए प्रतिमान मिले। तो निश्चित तौर पर इसीलिए देखना, ये जो पहले दृश्य आ रहे हैं ये बड़ा सुखद है। और फिर जो हम चर्चाएं कर रहे थे चंद्रशेखर जी, द्विपक्षीय स्तर पर अब जो कल बातचीत होगी, जो परिणाम हमारे सामने आएंगे, FTA जिसकी कि लोग बड़े बेसब्री से लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए पॉजिटिव आउटकम्स रहेंगे। तो ये जो हर्षोल्लास है, ये दोनों ही देशों के बीच में भी आगे जो वार्तालाप होने हैं, जो आगे आउटकम्स आने हैं, उसका हमें कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अशोक जी, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो करीब 19 लाख भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं। भारतीय मूल के 15 सांसद वहां पर हैं। 65,000 से अधिक कंपनियां हैं जो प्रवासी भारतीय वहां पर चलाते हैं। और यूके की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो करीब $49 बिलियन का योगदान प्रवासी भारतीय देते हैं। ऐसे में इस दौरे को अगर हम प्रवासी भारतीयों के लिहाज से आपसे जानना चाहें तो क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े दिए हैं और इसके साथ मैं एक और जोड़ सकता हूं, जो करीब 1 लाख लोगों को वहां पर व्यवसाय दिया है हमारी जो डायस्पोरा की कंपनीज हैं। और जैसे मैं पहले बता रहा था, जो हमारा जो टाटा ग्रुप है वो तो वहां के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा उन्होंने वहां पर जो कंपनीज हैं उनको एक्वायर किया है। तो यकीनन वहां पर जो हमारा भारतीय समुदाय है बहुत ही समय से है, बहुत ही वर्षों से रह रहा है। और वो ये देखते हैं, जो जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो पूरे विश्व में हमारी आर्थिक व्यवस्था तो बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, परंतु भारत का मान बढ़ा है, भारत का प्रभुत्व बढ़ा है, भारत का प्रभाव बढ़ा है। और इससे वो देखते हैं, जो जब भारत को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है, अच्छी नज़रों से देखा जाता है, तो उनका अपना मान वहाँ पर उस देश में, जिस देश में वो हैं, वहाँ पर वो बढ़ता है। तो और ये हमने देखा है पिछले 10 साल में ये होता है। पूरी दुनिया में एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल प्लेयर के तरीके से, बहुत ही एक एक्टिव एक्टर की तरीके से, जो जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो कुछ भी विश्व में हो रहा है। आजकल देखिए ऐसा देखा गया है, जो भी पूरे विश्व में चाहे वो चुनौतियां हों, चाहे प्रॉब्लम्स हों, मसले हों, दिक्कतें हों, जैसे अभी आपने कहा रूस यूक्रेन का युद्ध हो, और कहीं पर कुछ हो, क्लाइमेट चेंज हो, आतंकवाद हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, देखिए पूरे विश्व में जो भी चुनौतियां हैं वो हल नहीं हो सकती अगर भारत उनके साथ मिलकर उनके साथ उसके साथ डील नहीं करता है। इसीलिए आप देखते हैं, जो अभी चाहे वो G7 में भी भारत को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और उस समय कनाडा के जो हमारे संबंध थे, द्विपक्षीय संबंध इतने अच्छे नहीं थे, परंतु वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा, मैंने और सभी नेताओं से, G7 के और नेताओं से बातचीत की, उन्होंने कहा जो भारत का वहाँ पर उस मंच पर जब बातचीत हो रही है तो वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए भारत ने एक अपना स्थान बना लिया है, और ये हमारा जो डायस्पोरा है, हमारे जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत बरसों से रह रहे हैं। तो जैसे कहा जाए, जो रहते हैं वहाँ पर, काम करते हैं वहाँ पर, बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, परंतु फिर भी दिल से वो भारतीय हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो कहते हैं जो खून का रंग तो वही है, भारतीय रंग है जो वो बाहर गए हैं। तो इसीलिए ये देखने को मिल रहा है किस हर्ष उल्लास से वो मिलते हैं सभी से। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, एक कार्यक्रम जरूर होता है जब वो एड्रेस करते हैं इन अपने भारतीय मूल के लोगों को, परंतु यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो काफ़ी छोटा है ड्यूरेशन में, एक ही दिन का समय वो वहाँ पर गुजारेंगे, तो कोई उनको समय नहीं मिलेगा उनको एड्रेस करने के लिए। परंतु ये सब जो उनसे मिल रहे हैं, तो जो सब लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, वो तो उनको देखकर, उनसे
हाथ मिलाकर ही अपने को कृतज्ञ समझेंगे जो उन्होंने वहाँ पर उनके दर्शन कर लिए। अखिलेश, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखें तो अभी दुनिया में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई देशों में आप देखिए, बल्कि अधिकतर देशों में देखिए 3 साल 4 साल में सरकारें बदल जा रही हैं और भारत में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। ऐसे में जब भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात होती है और भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलने आते हैं, तो किस तरह का उत्साह देखा जाता है वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आए, उसके बाद से विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने बनाया, जो इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलने का। और इंडियन डायस्पोरा के बारे में उन्होंने यह कहा कि आप हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे पीपुल्स एम्बेसडर है, सिटीजन एम्बेसडर है। तो इंडियन डायस्पोरा की जो वहाँ भूमिका है, वहाँ के समाज में जो उनका मेहनत है, और इंडियन डायस्पोरा के लोग जिस देश में भी गए हैं उस देश में काफी मेहनत करके और उस देश के नियम कानून का पालन करते हुए आगे बढ़े हैं। तो इसलिए हर देश में भारतीय समुदाय के लोगों के प्रति एक विश्वास है और एक रिस्पेक्ट है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां के लोगों के साथ बैठ के करते हैं या वहां के लोगों के साथ मिलते हैं, लोग भी स्वागत करने आते हैं, तो इसका एक असर तो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वहां रह रहे हैं उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। यहाँ को प्रधानमंत्री हमारी चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री हमसे मिलते हैं। और दूसरा, जो वहां के जो लोग हैं, जैसे ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनके अंदर भी भारतीय लोगों के प्रति एक रिस्पेक्ट बनता है कि हाँ, उनका प्रधानमंत्री आकर इनसे मिलता है। तो यह विदेश जो वहाँ की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति को प्रभावित करने में भी जो भारतीय मूल के लोग हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सभी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं या महत्वपूर्ण व्यवसाय में है, या नंबर ऑफ एमपी वहाँ बहुत अच्छी संख्या में होते हैं। तो चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, और लॉर्ड्स की संख्या भी काफी अच्छी रही है। तो इस हिसाब से देखें कि भारतीय समुदाय से मिलना, भारतीय समुदाय के अंदर जो उत्साह दिखता और उस उत्साह को भी दिखाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनय का जो है एक हिस्सा है। और इस हिस्से के माध्यम से वहाँ के जो सत्ता व्यवस्था है, वहाँ का जो समाज है, उस समाज में भी भारत के प्रति एक सकारात्मक असर पैदा होता है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक सकारात्मक और आदर का, सम्मान का भाव बनता है, और वहाँ का समाज भी वहाँ के लोग जो हमारे भारतीय हैं उनको सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है। जी ठीक है अशोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हाल के वर्षों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं, अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहाँ पर रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होना चाहिए, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात करें या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें, ये प्रधानमंत्री लगातार दोहराते हैं, इसको लेकर के भारत का पक्ष रखते हैं। ऐसे में ब्रिटेन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस पक्ष को रखने के लिए, या वहाँ पर भारत की इस बात को रखने के लिए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मल्टीलैटरलिज्म जिसे कहा जाए तो वो तो बहुत ही स्ट्रेस में है, बहुत ही प्रेशर में है, उसके ऊपर तो बहुत ही दबाव बन रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अगर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हम यूनाइटेड नेशंस को देखें और वहाँ पर उसके एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसको अगर हम देखें तो हम पाएंगे जो अपना काम करने में वो बिल्कुल पिछले कुछ सालों से बिल्कुल विफल रहा है, क्योंकि उसका काम यही है जो पूरे विश्व में शांति बनाए रखे, पीस, ट्रैंक्विलिटी, सिक्योरिटी बनाए रखे। परंतु हमने देखा है जो जब भी कोई ये ऐसे बड़े देशों में कोई इन्वॉल्व होता है जिसके पास वीटो पावर है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई निर्णय वो नहीं ले सकते हैं। और भारत का ये मत है, जो ये 1945 में इसकी शुरुआत हुई तब केवल 53 देश उसके सदस्य थे, अब 193 देश उसके सदस्य बन गए हैं। सदस्यता बहुत बढ़ गई है यूनाइटेड नेशंस की। और जिनका जो प्रभावशाली देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, महायुद्ध के बाद में, अब बहुत सारे और ऐसे देश हो गए हैं जिनका जो और शक्तिशाली हो गए हैं, जिनका महत्व और बढ़ गया है। तो इसीलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो अपना काम करने में असमर्थ रहा है और वहां पर रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और अशोक जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता आर्येंद्र जुड़ गए हैं लंदन से, उनसे हम बातचीत करेंगे। आर्येंद्र,
प्रधानमंत्री आज वहाँ पर पहुँच गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज किस तरह का माहौल वहाँ पर था, क्योंकि भारतीय समुदाय के कई सारे लोग वहाँ पर आए थे, और कल के क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं? शुक्रिया चंद्रशेखर। और प्रधानमंत्री के यहाँ आने पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक माहौल दिखाई पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग आए थे और आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है, लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा भी रहे वो तस्वीरें कि लोग हाथों में भारतीय तिरंगा लेकर पीएम मोदी और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। और प्रधानमंत्री के आते ही एक अलग प्रकार की एनर्जी वहां पे महसूस हुई और तमाम लोग अभिभूत थे, खुश थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, उत्साह में थे प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। तमाम लोगों से हमने बात की तो कई लोगों ने अपने आंखों में आंसू भरते हुए अपने रिएक्शंस और फीडबैक दिया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा। और भारत में प्रधानमंत्री की ये एक तरीके से पीएम मोदी की वहां पे ये चौथी यात्रा है इस वक्त जब वो लंदन में मौजूद है। और उनकी इस चौथी यात्रा को लेकर तमाम भारतवंशियों में बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल था। लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, उनके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, एक फोटो लेना चाहते थे। वो उत्साह और लोगों के बीच में नजर आया। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, हर कोई प्रधानमंत्री को एक तरीके से उन तक जाना चाहता था, उनके पास अपनी एक तस्वीर लेने की कोशिश करता नजर आया। रिश्तों के लिहाज से अगर बात करें, जो आप कह रहे थे बात की बहुत महत्वपूर्ण है कल के दिन अगर बात की जाए तो भारत और यूके के बीच में जो दुनिया की चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनके बीच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक करार का एक बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है। मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एक तरीके से साकार होता नजर आएगा जब प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात होगी शिष्टमंडल स्तर की, जिसका एक सबसे बड़ा पहलू जो आप तमाम मेहमानों के और विशेषज्ञ मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे हैं उसमें अर्थ जगत का जो मामला है, व्यापार गतिविधियां, उसका तो होगा ही। इसके अलावा जो एक विजन डॉक्यूमेंट है 2030 का इंडिया और यूके के बीच में, जिसका विस्तार होता नजर आएगा। हमें इस बात की जानकारी यहाँ पे मिल रही है कि उसका एक विस्तार न सिर्फ उसके जो मौजूदा क्षेत्र है वो उसमें होता नजर आएगा, बल्कि जो 2030 की समय सीमा है उसके आगे भी इस सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों देश मिलकर कर सकते हैं, उसमें होगा। फोकस एरिया तो निश्चित तौर से अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट और व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों की बात करें वो है, लेकिन इसके अलावा भी दोनों देशों की जो रणनीतिक समझ है, आपस में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें जो रीजनल और जो ग्लोबल इश्यूज है उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, उस पर विस्तार से बात होगी दोनों प्रधानमंत्रियों की। साथ ही साथ अगर बात की जाए बायलैटरल इश्यूज में तो हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस जैसे सेक्टर पे, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऐसे सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। अब संभवतः आप लोगों ने चर्चा भी की होगी और रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया भी होगा कि अभी 8-10 दिन पहले ही हिंदुस्तान में एक यूके की यूनिवर्सिटी का गुड़गांव में एक नया कैंपस खुला है। तो इसके बाद में भी 6 और यूके की बड़ी यूनिवर्सिटीज अब भारत में अपनी कैंपस खोलने जा रही है अलग अलग शहरों में भारत के। तो ऐसे में एजुकेशन का एक बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, हेल्थ का बहुत बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, डिफेंस कॉर्पोरेशन में को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स का जो मसला जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड सप्लाई चेन डिसरप्शन को लेकर, उसमें भारत और यूके मिलकर कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं ताकि जो ये डिसरप्शन है उससे हम आगे बढ़ के इस प्रकार की समस्याओं से आगे बढ़े, और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मौजूदा दौरा। और कल के कार्यक्रम के लिहाज से आपने जो बात की तो चार्ल्स III के साथ भी प्रधानमंत्री की कल मुलाकात होने वाली है, और निश्चित तौर से रॉयल फैमिली के साथ में एंगेजमेंट और पीएम स्टारमर के साथ में एंगेजमेंट, ये 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें कल एजेंडे में रहने वाली है। चंद्रशेखर, आरेंद्र, आप जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर आए हुए थे उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हो? बहुत खुश है और सच में कई लोगों के आंखों में मैंने आंसू भी देखे, बहुत लोग अभिभूत नजर आए, और उनका ये कई लोगों ने कहा कि उनका ड्रीम कम ट्रू, मतलब कैसा सपना था जो वर्षों से उन्होंने देखा हुआ था, प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से देखना, उनसे हाथ मिलाना, उनके उस स्पर्श को महसूस करना, उस एनर्जी को महसूस करना। बहुत से बुजुर्ग लोगों ने, खासतौर से जो ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं, इसके अलावा कई ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटेन में नहीं थे बट फिर भी यहाँ पे मौजूद थे, उनमें से कई बुजुर्ग ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए इस प्रकार से बेहतरी से काम कर रहे हैं जो दशकों तक कई लोगों ने चाहा लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन मौजूदा वक्त पे पीएम मोदी ने देश को दुनिया के वैश्विक मंच पे उस स्तर पे लाके पहुंचाया है जहां आज हर भारतीय का मान सम्मान दुनिया के किसी भी देश में बहुत बेहतरी से होता है। तो यहाँ मौजूद तमाम वो लोग जो भारतवंशी हैं उनका एक फक्र वो महसूस कर रहे थे,
कि भारत को आज सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, भारतीयों के योगदान को आज सराहा जाता है, और इस सम्मान की वजह का आधार बिंदु वो प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं कह रहे थे, उनके कामों को कह रहे थे, उनके रिफॉर्म्स को कह रहे थे कि उन्होंने जिस प्रकार से नीतियों के माध्यम से आगे बढ़े हैं, ये तो तमाम काम किए हैं आर्थिक मोर्चे पर, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने को लेकर, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया भर को जोड़ने के लिए, उसकी वजह से हर भारतवंशी का मान सम्मान भी बढ़ा है। तो वो जो एक भारत की बढ़ी हुई भूमिका, भारत का बढ़ा हुआ सम्मान है, उसका गर्व इंडिविजुअल हर भारतीय प्रवासी यहां पर महसूस करता है। वो भावना यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही थी जब तमाम लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा पकड़े यहां पे मौजूद थे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए छोटे बच्चे भी आए थे, कई कल्चरल शोज भी किए गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। असम के जो तमाम लोग, असम हमारा भारत के राज्य के जो तमाम लोग यहाँ रहते, उनमें से कुछ महिलाओं का एक उन्होंने बिहू डांस की प्रस्तुति भी की। उन महिलाओं से मैंने बात की, जब प्रधानमंत्री से उनका संवाद हुआ, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कह के संबोधित करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट उनके बहुत करीब है। असम से थी तो उन्होंने कहा कि असम उनके दिल के बहुत करीब है। तो ये जो जुड़ाव भारत में भारतीयों के साथ है, वैसा ही जुड़ाव विदेश की धरती पे तमाम लोग महसूस करते हैं, जो प्रधानमंत्री लगातार संवाद स्थापित करते हैं। चंद्रशेखर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आर्येंद्र, इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल भारत और ब्रिटेन के बीच में महत्वपूर्ण समझौते वहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर FTA में हस्ताक्षर होने हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और लगातार DD न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद है और लगातार आपको ब्रिटेन से हर खबर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पहुँचाती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।